चैप्टर नंबर 5 आज ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बीटी की हमारी क्लास है। कोई क्वेश्चन है स्टेक होल्डर में से तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। जी पिछले चैप्टर में से था वो क्या ये 3 में जिसमें ये वो जो सारी ग्रीक्स की जो थी ऑफ स्टेट के इनका वो याद कैसे करना था एमसीक्यूज़? हाँ, इनकी रटा नहीं लगाना, ठीक है। बस आपको थोड़ा थोड़ा माइनर सा पता होना चाहिए, कोई एक एक वर्ड याद रख लें। जो उसका यूएसपी है ना, वो याद रख लें कि हैंडी क्या कहता है, हॉफस्टेड क्या कहता है, ठीक है। बस वो याद रखें, उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं। जो उसके सब पॉइंट्स थे अंदर वो भी उसको याद करने हैं। नहीं, याद नहीं है, उसको रटा नहीं लगाना, बस जहन नशीन करने हैं। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे चैप्टर्स को ना पेपर में जाने से पहले देख के जाते हैं। समझ रहे हो बात को? ऐसी चीज़ों को, ये जो मैंने टेस्टिंग दी थी प्रैक्टिस, ये हो गए? कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछिए प्लीज़, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9, 10, 8। नहीं जी, फिर पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स करते हैं। मेजलो एक बंदा था, नेक इंसान था, सॉरी मेंडलोज, ये बेचारा फोत हो गया हुआ है, ठीक है। बहुत शरीफ आदमी था ये, इसने पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स बनाया। इसके मुताबिक ये है कि आपने क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने देना। क्या हम किसी भी चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? इस दुनिया में से कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं की जा सकती, मैनेज की जा सकती है। बीमारी ख़त्म हो जाती है आप लोगों की, वो मैनेज होती है वक्ती तौर पे, उसके बाद फिर आ जाती है। फिर मेडिसिन खाते हो, मैनेज हो जाती है, फिर आ जाती है। फिर खाओगे, फिर ख़त्म, फिर आ जाएगी। एलिमिनेट नहीं होगी, ख़ात्मा नहीं होगा उसका। समझे बात को? तो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स क्या बताता है कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपने जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उनको मैनेज करना है, उनको कंट्रोल करना है, ताकि क्या हो सके, ताकि हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारी प्रोडक्ट्स और हमारे कारोबार की एफिशिएंसी डिक्लाइन में ना जाए। हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे कारोबार की एफिशिएंसी डिक्लाइन में ना जाए। हम अपने सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करके रखें। मिसाल लेते हैं, एक स्टेक होल्डर है, उसकी पावर भी हाई है और उसका इंटरेस्ट भी हाई है। ये कौन सा हो सकता है? वो कौन सा स्टेक होल्डर हो सकता है जिसके पास अथॉरिटी भी ज़्यादा हो और उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो कंपनी में? डायरेक्टर, मालकान, ठीक है, शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स। एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स जिनके पास हाई पावर हो, ये देखो ये लिखा हुआ है हाई इंटरेस्ट, ठीक है, और पावर क्या हो, हाई। ये वाली बात, हाई पावर है, तो सॉरी हाई इंटरेस्ट है और हाई पावर है, ये दो पॉइंट। इनको हमने कैसे मैनेज करना है? ये की प्लेयर्स होते हैं। कौन से होते हैं? की प्लेयर्स। हमेशा इन की प्लेयर्स से हमने मशावरत करनी होती है हर छोटे स्टेप से पहले, क्योंकि अगर ये नाराज़ होते हैं तो क्या होता है, कंपनी बंद। मेजॉरिटी शेयर होल्डर नाराज़ हो गया, उसने कहना मेरा सारा सारा माल बेच दो, पीएलसी का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर नाराज़ हो गया, उन्होंने कहना सारा मेरा माल बेच दो। मतलब माल बेचने का मतलब क्या है, सारे शेयर्स बाहर बेच जाएगा और धड़म से शेयर की वैल्यू ज़मीन पे गिरेगी, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ना, कम पैसों पे बेचेगा तो कंपनी गई, कंपनी की गुडविल ख़राब हो गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो दो नंबरियाँ करना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा, कंपनी की जो एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको ठीक से पढ़ाई ना करूँ, आके इधर उधर की बातें करूँ, दो चार इधर उधर के वर्ड्स पढ़ाऊँ, तो क्या होगा, आप लोगों को पता ना चलने दूँ कि सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत, तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल टेस्ट का बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, एग्ज़ाम किट से ही टेस्ट बना दिया करूँ, आप लोग भी खुश, टाइम भी गुजरता जाएगा, ऐसा ही होगा, क्लास के पैसे भी मुझे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल एग्ज़ाम किट के लेवल पे ले आया और खुदा ना खास्ता पेपर में उसने टीन टपा के डमडम कर दिया, तो क्या होगा आप लोगों के साथ, चीन टपा के डमडम हो जाएगा। समझ गए ना बात को, मोए मोए हो जाएगा आप लोगों के साथ।
तो की प्लेयर्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना। नंबर 2, ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी पावर हाई हो, जिसकी इंटरेस्ट हाई हो, इंटरेस्ट क्या हो, हाई, लेकिन पावर लो हो। एम्प्लॉई, हाँ मैनेजर्स, और इनका इनका क्या होता है, इनका इंटरेस्ट हाई होता है लेकिन पावर लो होती है। और शेयर होल्डर में मालिकान है भाई, मेजोरिटी शेयर होल्डर मालिकान है। और सोचो उनका इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ भी तो नहीं। की कस्टमर होता है ना इंटरेस्ट उसका, लेकिन पावर कम है। की सप्लायर, की फाइनेंसर, ये लोगों का इंटरेस्ट हाई होता है लेकिन पावर नहीं। पावर वो आपका बिजनेस नहीं बंद करवा सकता, हाँ डिस्टर्ब कर सकता है। फाइनेंसर यानी कि बैंकर हो गए, की बैंकर है, वो तो इंटरेस्ट के साथ ही खेल सकता है हमारे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, इंटरेस्ट के ऊपर नीचे करेगा ना, हम कोर्ट में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट, लेकिन शेयर होल्डर वगैरह तो काम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हमने हमेशा इन्फॉर्म रखना होता है, किसी भी चेंजिंग के बारे में क्या रखना होता है, इन्फॉर्म। फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट लो होता है, इंटरेस्ट क्या होता है लेकिन पावर हाई होती है। वो कौन से हैं, इंटरेस्ट लो है पावर हाई है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और सीईओ का भाई बहुत इंटरेस्ट होता है। कारोबार खराब हुआ, सीईओ को गालियां पड़नी है मालकान से, उसका इंटरेस्ट हाई होगा। पावर लो है इंटरेस्ट हाई है, ओ सॉरी, इंटरेस्ट लो है पावर हाई है, इंटरेस्ट लो है, इंटरेस्ट लो है और पावर हाई है। ये कौन है, गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट होता है, लीगल काम करो, टैक्स पे करो, बस इतना ही इंटरेस्ट है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट का कोई और इंटरेस्ट है, लो इंटरेस्ट, लेकिन पावर क्या है, वो आपके कारोबार को एक झटके में बंद कर सकती है, कोई भी रूल निकाल के। समझ के बात को, ऐसा ही है, क्लियर हो गई बात। की फाइनेंसर इसमें आता है, जिसकी हाई पावर होती है लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट की हद तक होता है। समझ के बात। फिर आखिरी बेचारा, जिसकी पावर भी लो है और जिसका इंटरेस्ट भी लो है, लेबर स्ट्राइक कर सकते हैं। जनरल कम्युनिटी नॉर्मली आती है इसमें, इसमें नॉर्मली जनरल कम्युनिटी आती है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ सकते हैं, जनरल कम्युनिटी। पावर यार वो शेयर होल्डर को खत लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं हाँ कर सकते हैं, स्टॉक फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो जो जिसका पावर भी कम हो, इंटरेस्ट भी कम हो, वो जनरल कम्युनिटी होती है। वो जनरल कंज्यूमर होता है, वो जनरल सप्लायर होता है, वो जनरल मार्केटर होता है, वो जनरल ट्रांसपोर्टर होता है, जो सारे जनरल लेवल के होंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों की बात करूं, क्या आप लोगों की क्रिसेंट में पावर हाई और आप लोग किस एम्बिट में आते हो, ये 4 क्वाड्रेंट्स में कहाँ पे आते हो? आप लोग दोनों लो लो हो, आपका इंटरेस्ट भी लो है और पावर भी लो है। आपका इंटरेस्ट सिर्फ एसीसी की हद तक है, बस एएफडी कराओ, अगो देखी जाएगी। और पावर आप स्ट्राइक भी कर दो, आपको लूज करने का कॉलेज को नुकसान भी नहीं होगा। समझ रहे हो बात, क्योंकि अभी एसीसी हमारी बैकबोन नहीं बना, लेकिन यही अगर पीआरसी और कैफ में हो जाए तो फिर तो कॉलेज की लाइफ खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो की कस्टमर्स है। समझ रहे हो बात, उनकी पावर बहुत हाई है, इंटरेस्ट सिर्फ लो। कहाँ तक इंटरेस्ट है उनका, पास कराओ यार, लेकिन पावर हाई है। स्ट्राइक पे चले गए सारे स्टूडेंट, धरना देने बाहर जाके, 4 लड़कियां प्ले कार्ड पकड़ के खड़ी हो जाए मेन रोड के ऊपर, बस इतना लिखना, ज्यादती बंद करो, बस। हाँ, चार लड़कियों के साथ 400 लड़के ने आ जाना, मुंडे 4 खलोते ना तो गाड़ा नहीं मार मूर के नसा देने। मुंडिया की कोई औकात नहीं हुंदी यार। आहो इन्होंने 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਲਾਣੇ, ठीक है ना, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ऐसा ही है। समझ के बात को बेटा। तो हमने अपने स्टेक होल्डर्स को इस तरह मैनेज करना है, अदरवाइज हम लोग अजाब में फंसेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मिनिमल एफर्ट है, मिनिमल एफर्ट का मतलब ये होता है
कि हम सिर्फ अपने स्टेक होल्डर्स को लुक आफ्टर करेंगे कि ये परेशान ना हो। ठीक है, अगर आपने कॉलेज में कॉन्सर्ट करवाना है तो जनरल कम्युनिटी को पहले नोटिस भेज दो कि हम माजरत खाएँ हैं, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे कॉन्सर्ट होगा, तो गाने शाने चलेंगे तो माफ़ कीजिएगा। जैसे शादियों पे होता है वैसे हम सिर्फ करके, लेकिन 9 बजे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 10 बजे तक का टाइम होता है, चल 10 बजे ख़त्म कर देंगे, नोटिस भिजवा दिया। जिसने एहतजाज करना है पहले ही आके हमारे मत्थे लग जाएगा, फिर पता चल जाएगा भाई साहब कि कितना एहतजाज हो सकता है, कितना एहतजाज नहीं हो सकता। वैसे भी तो लोग शादियों पे गाने लगा ही लेते हैं ना अपने घरों में, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ सपोज टू डू विद द मैंडलोज मैट्रिक्स। क्या आपने ये करना है ताकि आपका क्या हो, हर प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर आपको आइडेंटिफाई हो सके और आपको इस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स की वजह से पता चल सके कि उसको मैनेज कैसे करना है। इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ख़त्म हुई कहानी, कहानी ख़त्म हुई। मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, बस जी। अब आप पे क्या है, ड्यूटी बाउंड है कि आपने चैप्टर नंबर 5 को हर तरह से, हर ईच एंड एवरी प्रैक्टिस क्वेश्चन और एग्जाम गेट के सारे क्वेश्चन कल करके आने हैं। छुट्टी नहीं, ओ छुट्टी कह रहा हूँ, बगैर प्रिपरेशन के नहीं आना, बगैर प्रिपरेशन के नहीं आना। ये बात याद रहेगी मेरी। क्यों नहीं है? गुड़िया जिंदगी से क्या चाहती हो? लें जी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ 6 कर लें। वो एक ही सीक्वेंस से चलते जाते हैं वो 6 बिल्कुल डिफरेंट है। बस तरीके से एक सीक्वेंस से जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अकाउंटिंग वाला था ना वो आपके एफए के साथ बिल्कुल रिलेट करता, जो मैंने भी खोला था। ठीक है ठीक है ठीक है, ये करते हैं, 6 करते हैं। लें जी, हम करने लगे एक्सटर्नल एनालिसिस। सर ये एक्सटर्नल एनालिसिस होता क्या है? अभी हम लोगों ने, चलो मैं मिला देता हूँ इसको, क्या याद करोगे यार, स्टेक होल्डर पढ़ा। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एक्सटर्नल एनालिसिस होता है जो हमें डिच कर सकता है। अब पावर इंटरेस्ट, हालांकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन जिस तरह करवा रहा हूँ वैसे ही करना है आप लोगों ने। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स में कौन से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं जिनकी पावर हाई है? गवर्नमेंट हाई पावर है, ठीक है, एक्सटर्नल भी है, और की कस्टमर्स और की सप्लायर्स। फाइनेंसर इंटरेस्ट हाई होगा, पावर लो है, और वही फाइनेंसर में आ गए ना। ये 2 लोग हैं तकरीबन जिनकी पावर हाई है लेकिन इंटरेस्ट लो है। तो हम एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी को किन से खतरा है। एक खतरा होता है इंटरनली, एक खतरा होता है एक्सटर्नली। क्रीसेंट को किससे खतरा हो सकता है? एक्सटर्नली। इंटरनली भी हो सकता है, टीचर छोड़ के जाना शुरू हो जाए, टीम टूट जाए। राइट टाइम पे राइट टीम के साथ राइट मार्केट को टारगेट करो, पैसा बनाओगे। ये मेरी बात भूलना नहीं कभी भी। राइट टाइम पे राइट टीम के साथ राइट मार्केट को टारगेट कर लो, पैसा बनेगा बेतहाशा, अमीर हो जाओगे। राइट टाइम पे गलत टीम के साथ राइट मार्केट को टारगेट करो, गलत टाइम पे राइट टीम के साथ राइट टारगेट को मार्केट करो, राइट टाइम पे राइट टीम के साथ गलत मार्केट को टारगेट करो, कभी पैसा नहीं बनेगा। इन 3 आर में से एक भी आर मिस हो गया, राइट टाइम, राइट टीम, राइट मार्केट, एक भी आर मिस कर दो, काम नहीं होगा। समझ गए बात को? अभी राइट टीम है तो इन्होंने मुंह उठा के कह रहा हूँ, बगैर सोचे ACCL लॉन्च कर दिया। पैसा लगा इनका रजिस्ट्रेशन के ऊपर, कैमरा पड़ा हुआ है, इसके लिए डेडिकेट कर दिया, क्लासरूम डेडिकेट कर दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम भी हैं लेकिन मैं तो पूरे पैसे चार्ज कर रहा हूँ अपनी क्लास के, जो मैं पूरी क्लास के पैसे चार्ज करता हूँ। मुझे पे कर रहे हैं ना, हर टीचर को कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स का क्या हिसाब किताब है, मुझे मेरा पता है, कर ही रहे हैं ना पे। ठीक है, सुबह के टाइम भी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो बुला रहे हो ना घर से, तो पे करना पड़ेगा ना उनको। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है हमने राइट टाइम पे राइट टीम के साथ राइट मार्केट को हिट किया। अभी जैसे मैं कह रहा था यार अगला बैच मुझे 50 स्टूडेंट्स का दो, मैंने नहीं उससे कम पढ़ाने। मैंने कहा बेशक आप ना पैसे कम कर दो मेरे इस सब्जेक्ट के। तो वो खैर वो बात की मसला था, क्या बात हुई फिर, क्योंकि मुझे आदत हो गई हुई है ज़्यादा क्लास को पढ़ाने की।
बड़े बैचेस को पढ़ाने की। उसमें ज़्यादा दिमाग आपके साथ इंटरेक्शन में होते हैं, पढ़ाने का भी मज़ा आता है और ज़्यादा आगे से क्वेश्चंस भी आते हैं। आप लोग कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं करते तो फिर पढ़ाने का मुझे मज़ा नहीं आता। जब तक मुझे टफ़ टाइम मिलेगा ना, मैं बड़ा खुश रहूँगा। बीमार भी हूँ तो खुश रहूँगा। अगर मुझे टफ़ टाइम नहीं ना मिल रहा, यकीन मानो मैं सही भी हूँ तो बीमार हो जाऊँगा। अभी मेरे टखने दर्द कर रहे हैं। अभी जैसे ही मैंने दूसरी क्लास में जाना है, वहाँ पे मुझे टफ़ टाइम मिलना है। मैंने फिट हो जाना है। 2 घंटे की मेरी क्लास है। फिट, कोई दर्द नहीं होनी। पीपी कैफ, ठीक है? समझ रहे हो बात को? उसमें बड़े बच्चे होते हैं ना ज़रा, और दिल लग जाता है। समझ के ए लेवल में मेरा बड़ा दिल लगता था। बड़ा टफ़ टाइम मिलता था वहाँ पे, क्योंकि उनकी केस स्टडीज़ इतनी होती हैं, वो वैसे ही टफ़ टाइम आ जाता है। केस स्टडीज़ आपकी भी हैं, लेकिन अभी आपका वो सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुए और आगे एफ सीरीज़ आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, समझ गए हो बात को? तो अब हमने एक्सटर्नल एनालिसिस करना है कि गवर्नमेंट हमें कहाँ से मार सकती है। क्या गवर्नमेंट हमें कह सकती है भाई को एजुकेशन बंद करो? क्या कह सकती है? हाँ कह सकती है। क्या क्या मसला है? इस्लामी कंट्री है, कल ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ कोर कैंपस खोलिए नाल दी बिल्डिंग लैके, ਉਹਦਾ भी इन्ना बड़ा किराया दीजिए। या फिर ऐसा कर लेंगे, लड़कियां सारी इधर, लड़के सारे फ्रंट पे। 2 बिल्डिंग्स तो है ना, लेकिन जिन कॉलेजेस के पास 2 बिल्डिंग्स नहीं है वो क्या करेंगे? कैसे पर्दा लगाएंगे? गवर्नमेंट वाले कहेंगे पागल है, फिर गवर्नमेंट में रिश्वत लेंगे पर्दा लगान दे। ठीक है, फिर लीगल फैक्टर आ गया यहाँ पे। भाई चलो पॉलिटिकल फैक्टर में गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल अगर मैं फैक्टर निकालूं यहाँ पे, ठीक है, लीगल गवर्नमेंट पॉलिटिकल फैक्टर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एसीसीए महंगा लग रहा है लोगों को, एसीसीए में स्टूडेंट ही नहीं आ रहा। जैसे कि गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, तो जैसा आईएमएफ ने वो हाँ सब्सिडी कर दिया, वो फिर उनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। भाई साहब बिजली का बिल इतना आ जाए, अभी मुझे हॉस्टल का आया 1,23,000, पिछले महीने आया था 1,25,000, 26,000, अब 1,23,000 आ गया। मैं कल परेशान हुआ था। हाँ नहीं, ओ कूलर लगे हुए हैं, रूम कूलर्स हैं, तो मैं परेशान था ये कहाँ से देना है। मैंने, गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली हिट किया ना, लेकिन इमरान खान के दौर में इतने बिल नहीं आ रहे थे। पिछले साल जो मुझे बिल, पिछले से पिछले साल इमरान खान की गवर्नमेंट में जो मुझे बिल आए हैं, वो मैक्सिमम बिल आया है 70,000। कितना बड़ा फ़र्क हो गया, डबल फ़र्क हो गया ना। हाँ उससे पीछे, लेकिन तब मैं बिजनेस नहीं कर रहा था। इन्फ्लेट करता है, लेकिन नहीं करते हैं ना दूसरी कंट्रीज में, ठीक है ना। हाँ पाकिस्तान में गाड़ियाँ दुनिया में डेप्रिशिएट करती हैं। पाकिस्तान वाहद कंट्री है जहाँ पे 20 साल पुरानी गाड़ी आज भी अपनी प्राइस से ऊपर बिक रही है। 20 साल पुरानी गाड़ी आज भी अपनी मेन प्राइस, जो 20 साल पहले प्राइस है, उससे ऊपर बिकती है। डॉलर में करें उसमें डेप्रिशिएट हो रही है, हाँ पाकिस्तानी रुपये में अप्रिशिएट हो चुकी हुई है। ठीक है, तो ये कौन से एनालिसिस कर रहे हैं हम? एक्सटर्नल एनालिसिस। 14 साल पुरानी ऑटो यानी 2009 की थी, वो उस टाइम मेरी फादर ने 0 मीटर साढ़े 6 की जब बेची, इंजन चेंज के साथ 1.5 लाख चल चुकी थी, 1.5 लाख, वो बिक गई 8 की। इंजन चेंज क्यों हो गया 1.5 लाख में? वो तो नहीं होना चाहिए, इतनी गंदी चलाता है कोई? हमने उसको गिराया बहुत पहाड़ों पे। फिर हमने बाद में बदल ली थी ये गाड़ी, लेकिन हमने उसको पहाड़ों पे, लेकिन फिर भी 8 लाख की बेच दी भाई, कमाल नहीं किया। लें जी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें ये देखना होता है कि हमें इन्वायरमेंट एनालिसिस करने में मसला कहाँ कहाँ से हमारे स्टेक होल्डर दे सकते हैं, हमारी वीकनेस क्या बन सकती है, कारोबार की वीकनेस क्या बन सकती है जो हमें लॉन्ग रन में चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। अभी आज जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, एक पॉलिटिकल वीकनेस होगी और एक लीगल एनालिसिस होगा, एक लीगल वीकनेस होगी। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी कंट्री में आती है, सबसे पहले हिट कौन होता है? बिजनेस सेक्टर। कौन हिट होता है? बिजनेस सेक्टर। मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान में अगर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रही थी, बिजली का बिल सिर्फ ज़्यादा होने से, सिर्फ देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा होने से, ई बिल ज़्यादा होने से असर कितना पड़ेगा? ई बिल ज़्यादा होगा, ठीक है। हर बंदे को बिल ज़्यादा आना है, उसने क्या करना है? रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा देनी है, सप्लायर ने रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा देनी है। लेबर ने आके क्या करना है मेरे साथ? बाबू जी पैसे बढ़ाओ, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लेबर की वेज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद बैंकों ने इंटरेस्ट अपना क्या किया हुआ इस टाइम? बढ़ाया हुआ है, 21% है।
तो अल्टीमेटली मुझे प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम होगी। जब लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम होगी तो मार्केट में डिमांड गायब हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। जब डिमांड कम होगी तो मैं बंदों को अनएम्प्लॉयड करूंगा, निकालूंगा। भाई इतना बंदा चाहिए ही नहीं, माल बन ही नहीं रहा, घर जाओ। जब बंदे अनएम्प्लॉयड होंगे तो घर का खर्चा कैसे उठाएंगे? सोचो, जब घर का खर्चा नहीं उठाएंगे तो कितनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगी, सोशल क्या कहते हैं, स्टिग्मा कितना बढ़ेगा, सोशली इंसान कितना डैमेज होगा, सोशल वो क्रिमिनल बन जाएगा, वो चोरियां करेगा। समझ आई बात की? समझ के बात को? तो ये है हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एनालिसिस, हमारे जो कारोबार के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इसी की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं। नई गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसी लेके आती है, वो पॉलिसी बिजनेसमैन के लिए फेवरेबल हो या ना हो ये बाद में पता चलता है। करंट पॉलिसीज बिजनेसमैन के लिए फेवरेबल नहीं है। एवरीवन इज क्राइंग, एवरी अदर बिजनेसमैन इज क्राइंग। ये जो लोअर चैम्बर है, जब कोई बजट वगैरह आ रहा होता है हाँ ये साथ इनका भी लाइव आ रहा होता है, हाँ, ये क्यों इसको देख रहे क्यों इस वजह से देख रहे होते हैं? क्योंकि बजट का इम्पैक्ट रॉ मटेरियल्स पे आना है, बजट का इम्पैक्ट आपके फ्यूल्स पे आना है, बजट का इम्पैक्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे आना है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली हिट होनी है। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने प्रोडक्शन करनी है। अब वो देख लेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जा कहाँ रही है, क्योंकि वो जुलाई 1 जुलाई से अप्लाई हो जाना है। ठीक है, मेरे पास रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? अगर नहीं पड़ा हुआ तो मैं मारा गया, अगर पड़ा हुआ तो मैं अमीर हो गया। कैलकुलेशन उसी टाइम करते हैं और यार ऐसी बात है, फिंगर टिप पे है। आप मुझसे मेरे इस कारोबार के बारे में पूछ लो, मेरे फिंगर टिप पे है सारा कुछ। समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ें हैं जो हिट कर रही हैं, जो क्या कर रही हैं, हिट कर रही हैं। और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इंटरनली हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे हाथ में ही नहीं है कंट्रोल करना। मैं बिजली चोरी नहीं कर सकता, मैं लेबर का मुंह बंद नहीं कर सकता, उनके बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, पेट लगे हुए हैं। ठीक है, मैं उनको निकाल के किसी और को रखूंगा तो वो इनएफिशिएंट होंगे। समझ रहे हो बात को? फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलो अगर मैं अपने टीचर होने की बात करूँ तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, फिर मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा। समझ आई बात की? क्लियर है? एक दफ़ा ना मैं नया नया सीए में पढ़ाने आया तो मुझसे किसी ने पूछा, सर आपकी सैलरी कितनी है? मैंने कहा यार मेरी इतनी सैलरी है कि अगर पेट्रोल, उस टाइम पता है पेट्रोल कितने का था? 80 रुपये का। मैंने कहा अगर 200 रुपये का भी हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज कभी सोचता हूँ यार मैंने क्या बकवास की थी। ठीक है, अब 200 ख्वाब हो गया हुआ है कि 200 पे पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। अब नहीं जाता जो एक बारी हाँ, तो तब मैं सोच रहा था कि 200 पे तो कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब तो ख्वाब हो गया हुआ है भाई 200 रुपीज़ कि आएगा कि नहीं, क्या किया जा सकता है? हाँ 250 भी आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। इसे कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस क्या होता है इसको फिर जिक्र करेंगे पेस्ट एनालिसिस को। इसमें 4 किस्म का एनालिसिस आता है। पॉलिटिकल, बल्कि बताने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, अभी तो हम पॉलिटिकल करने जा रहे हैं। इकोनॉमिकल, ई से इकोनॉमिकल होता है, एस से सोशल होता है, टी से टेक्नोलॉजिकल होता है। ठीक है, इसके आगे ई एल भी होता है, ई और एल। ठीक है, पेस्टल बनता है, लेकिन अभी हम सिर्फ पेस्ट के ऊपर रहेंगे। और पेस्ट में हम कौन सा आज करने लगे हैं? पॉलिटिकल। उसके सारे मैंने इन एंड आउट आपको बता दिए। पॉलिटिकल या लीगल फैक्टर्स की बात करते हैं, कवर्ड इन दिस चैप्टर। हमें बस ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाली लाइन को हमने ठुड्डा करवाना है। क्या करवाना है? ठुड्डा। आगे चलते हैं जी, पॉलिटिकल की बात करते हैं। फ्यूल टैक्स लग गया, अभी भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। गवर्नमेंट स्टेप टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम लॉरीज। तो जितने भी भाई साहब चिंची वगैरह सब बंद कर देंगे, तो फिर आप किस पे आया करोगे? मिसाल लेते हैं, इतनी आवाम ट्रैवल करती है हाईएस के ऊपर, टोयोटे के ऊपर, टोयोटा हाईएस है, चिंचीज़ हैं, रिक्शे हैं, ये बंद कर दो, किसके आएंगे? साइकिलों पे आएंगे, मोटरसाइकिलों पे आएंगे, पैसे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है ना? बरकत मार्केट से यहाँ पे आओ तो चिंची वाला 30 रुपये लेता है, वो बंद कर दी, क्योंकि चिंची धुआं बहुत मारती है। उसको बंद करके अगर बाइक वाला होगा तो 80 रुपये लेगा बाइकिया वाला। कंजेस्शन चार्जेस इन सिटीज़। अब ये कंजेस्शन चार्जेस क्या होते हैं भाई साहब? जितने ज़्यादा सिटीज़ में रश होगा, घर पे घर बनाते जाओगे, उतना ही प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते जाएंगे। जितना ज़्यादा कारोबार खोलोगे, छोटी छोटी दुकानें बनाते जाओगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स लगाते जाएंगे। समझ के बात को? नंबर 2, प्लान्स टू बिल्ड न्यू रोड्स।
अगर नए रोड बनाने हैं तो घरों को तोड़ना पड़ेगा, कच्ची आबादियों को गिराना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट पे करना होती है। तो कच्ची आबादी वाले जाएंगे कहाँ पे? सोच के देखो, उनको थोड़े थोड़े पैसे दे के निकाल दिया जाएगा। रोड ब्लॉकेड्स ड्यू टू स्ट्राइक्स, इससे भी होता है कि जब आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंदे क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। इमरान खान धरने की कॉल दे दे, नवाज शरीफ अपने बंदे निकाल के वो कर दे, जलसा कर दे, मरीम नवाज जलसा कर दे, तो उससे क्या होता है? रोड जैम होता है। इमरान खान ने जहाँ पे धरना दिया था ना इस्लामाबाद में, मैंने वो जगह देखी और मैं हैरान हो गया था यार, उसका धरना 100 पता नहीं कितने दिन चला था। उसके इर्द गिर्द सारे बिजनेसमैन उजड़ गए थे। वो कैसे मैनेज करेंगे मुझे खुद नहीं आइडिया। बड़ा इनह्यूमन होता है यार, आप रोड ब्लॉक कर दो, वो आप किसी भी कॉज की वजह से रोड ब्लॉक कर दो। आप देखो ना, मेन ये रोड ब्लॉक हो जाए, अभी आप लोग अभी मेंटली रिलैक्स बैठे हो कि घर जाना है यहाँ से, अभी रोड जैम हो गया, अब क्या करें? बाइक कहाँ से निकालें? गलियों गलियों में सारा जैम लगा हुआ है आगे, तो अजाब बन गया ना, तो गुस्सा सर पे चढ़ जाएगा, यार ये क्या हो गया है, सुकून तबाह, घर जाके सोना था, खाना खाना था, प्रोटोकॉल जा रहा होता है तब भी बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। कारोबार में पॉलिटिकल फैक्टर सबसे ज़्यादा आजकल ये तंग कर रहा है, नीचे वाले तंग नहीं कर रहे, ये तंग कर रहा है। सम टाइम इकोनॉमिक अभी नहीं पढ़ेंगे, सोशल टेक्नोलॉजिकल फिलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे, ये जब जब चैप्टर आएंगे ना तब तब पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग नहीं ख़राब करना। पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मिक्स इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। सर ये कौन सी होती है? जिसमें गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है और आम आवाम भी। मिसाल लेते हैं, दूध की प्राइस कौन सेट करता है? हुकूमत सेट करती है। मानी नहीं जा रही अलग बात है। अगर एज अ गुड फेथ में देखा जाए, ठीक है, तो कौन सेट करता है दूध की प्राइस? गवर्नमेंट सेट करती है। बेचता कौन है? आम आवाम, प्राइवेट लोग बेचते हैं, ठीक है। बिजली की प्राइस कौन सेट करता है? गवर्नमेंट। बेचता कौन है? गवर्नमेंट। के इलेक्ट्रिक तो बेटा एक इलाके में है ना, सिर्फ पूरे मुल्क में देखो गवर्नमेंट ही बेच रही है। गंदम की प्राइस कौन सेट करता है? गवर्नमेंट। बेचता कौन है? आम लोग। कपड़े की प्राइस कौन सेट करता है? जैसे आपने बाय ली है, शर्ट्स पहनी है, गवर्नमेंट नहीं पुत्र, ये कंपनी खुद ही, प्राइवेट लोग सेट करते हैं और प्राइवेट लोग ही बेचते हैं। किराए कौन सेट करता है? प्राइवेट लोग। बेचते कौन है? प्राइवेट लोग। समझ रहे हो बात? तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट और अवाम मिलकर चला रही है। गोश्त की प्राइस, सब्जी की प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, बेचते प्राइवेट लोग हैं। समझे बात को? इसे कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। जुडिशियल सिस्टम किसका है? डिफेंस सिस्टम किसका है? गवर्नमेंट का। लीगल और इलीगल प्रोडक्ट्स का फैसला कौन करता है? गवर्नमेंट। टैक्स किस पे कितना लगेगा कौन सेट करता है? गवर्नमेंट करती है। और इसको मैन्युफैक्चर कौन करेगा? प्राइवेट लोग। ट्रांसपोर्टेशन किसकी होगी? प्राइवेट लोगों की। गवर्नमेंट की कोई एक बस बताओ जो इंटरसिटी हो। इंटरसिटी बेटा, वो इंट्रासिटी है। इंट्रासिटी मतलब लाहौर के अंदर ही सिर्फ, कोई भी नहीं है। पहले थी लाहौर ट्रांसपोर्ट, कहाँ जाती थी वो? ये लाहौर में ही है। नहीं, वो तो इंट्रासिटी है ना। इंटरसिटी का मतलब मुल्तान जाती हो, गुजरात जाती हो, फैसलाबाद जाती हो। हाँ, बस को कहाँ जाती थी? सिंध, कसूर जाती थी। बंद, गवर्नमेंट की थी, बंद हो गई हुई है। गवर्नमेंट की कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है जो इंटरसिटी है, इंट्रासिटी है, ठीक है। इंटरसिटी नहीं, सब प्राइवेट लोगों के पास है। रेलवे है, फजूल है, हाँ, जाना कोई पसंद नहीं करेगा और अक्सर लेट हो जाती है। सिर्फ उसका अच्छा ही ट्रैवल है कराची जाने का, सस्ता। कराची अगर जाना चाहते हो तो उस पर चले जाओ। समझे बात को? A political system is a set of institutions, political organizations, and interest groups such as lobby group and relationship between them, the rules and norms that govern their functions, such as constitution and election law. तो भाई जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, वो सारे का सारा कैसे गवर्न होता है? आम आवाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट होने के बाद क्या होती हैं? गवर्नमेंट बनाती हैं, गवर्नमेंट बना के पॉलिसीज़ बनाती हैं। लोग इमरान खान को क्यों इस टाइम पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा था वो आएगा और हमें दोबारा से बचाएगा, क्योंकि उसके ज़माने में महंगाई कम थी। बात समझ में आई? लॉबीज़ का यहाँ पे ऊपर जिक्र हुआ है। लॉबीज़ क्या होती हैं? ये लॉबी का जिक्र हुआ है। क्या होती है लॉबी? हाँ हाँ, माफिया को कह दो। जैसे लॉबी है, मीडिया की लॉबी बनी हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी लॉबी बना के बैठ जाएं, स्टेक होल्डर बन जाएं, ठीक है ना, स्टेक होल्डर बन जाएं। क्लियर हो गई बात? तो लॉबी स्टेक होल्डर होते हैं जो आपस में क्या कर लेते हैं? एका कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एका। तो भाई साहब, ग्लोबली सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
नेशनल देखा जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, लोकल देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे लाहौर का लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या है? लेस्को, पूरे लाहौर को ये बिजली देता है। वासा, पूरे लाहौर का पानी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर लाहौर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट कंपनी LTC, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, लाहौर की सारी ट्रांसपोर्ट इसके अंदर आती है। समझ के बात को? फिर उसके बाद आती है सुपरा नेशनल। ये सिर्फ अहमी बातें ही हैं। सुपरा नेशनल में UN रेजोल्यूशन होती है, जिसमें UN रेजोल्यूशन का मतलब पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में MPs बैठे होते हैं। MPs का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कोर्ट्स हैं। ये सुपरा नेशनल है, मतलब इमरान खान नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे केस करना हो तो किस में केस होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, जैसे चाइना ने पाकिस्तान की सारी प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया, तो पाकिस्तानी किस में जाएंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि भाई जुल्म किया साढ़े नाल, साढ़ा बैन खत्म करो ताकि असी एक्सपोर्ट करिए। फिर इसी तरह नेशनल गवर्नमेंट थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कानून कोई भी लाया जा सकता है, नवाज शरीफ लोग लेके आ सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। कानून हमेशा कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ये आप लॉ में पढ़ोगे, बिजनेस लॉ में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट लॉ आगे आएगा F6, हाँ F6 है, उसमें पढ़ोगे। सीनियर कोर्ट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, UK में भी सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान में हाई कोर्ट भी सीनियर कोर्ट है। अदर मेजर कोर्ट थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ केस लॉज एंड सेटिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स। अदर मेजर कोर्ट्स कौन से होते हैं? सेशन कोर्ट होता है, उसमें भी कानून साजी की जाती है। कानून साजी नहीं, बैंकिंग कोर्ट्स होते हैं। पाकिस्तान में FBR के कोर्ट्स हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं। रीजनल लेवल पे रीजनल और फेडरल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे वेल्श असम्बली इन UK है एंड स्टेट गवर्नमेंट इन USA है। पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। शाबाश। लोकल काउंसिल होती हैं, जैसे तहसील है, ठीक है ना, जिसको ज़िली नाज़म चलाते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ बाय लॉज। उनके वहाँ पे क्या होते हैं? गवर्नर्स होते हैं, मेयर्स होते हैं। US में क्या होते हैं? गवर्नर्स और मेयर्स। बात समझ में आ गई? ये नहीं पेपर में आएगा। मेयर यानी हमारे ज़िला नाज़म को मेयर कहते हैं। ज़िला नाज़म वो पूरे ज़िले का, जो डिस्ट्रिक्ट का जो नाज़म होता है। हाँ, यहाँ पे तो बस चीते हैं, मज़े करेंगे। गवर्नमेंट कैन इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन 2 मेजर वेज। द फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गवर्नमेंट पॉलिसी हिला सकती है। भाई ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क है। किस तरह हिला सकती है सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है इंग्लिश में। जैसे मैंने उर्दू में बताया, ये सारा इंग्लिश में वैसे ही लिखा हुआ है। टाउन प्लानिंग में शायद आपको प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा कल, है बड़ी आसान टाउन प्लानिंग। मिसाल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे बनानी है हाउसिंग सोसाइटी, तो मैं किससे अप्रूवल लूँगा? LDA से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो क्या चेक करेगी? मैप। वो ये देखेगी ग्रीन एकड़ को ख़तरा तो नहीं है, जहाँ पे फसली ज़मीन है उसको ख़तरा तो नहीं है, इर्द गिर्द के लोगों, जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी है उसको ख़तरा तो नहीं है। हाँ हाँ, करती है यार, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ना आपको जनरल कम्युनिटी का ख्याल करना पड़ता है। इतनी भी वो जंगल का कानून नहीं है कि जनरल साथ वाले कम्युनिटी के पाइप तोड़ दो आप, वहाँ का सेवरेज सिस्टम निज़ाम तबाह कर दो सारा, वहाँ पे गटर बाहर आना शुरू हो जाए, आपने ब्लॉकेट लगा दिया। ऐसा नहीं होता ना, ये सारी प्लानिंग करके करते हैं। सड़क निकालनी है, रिंग रोड बनाना है, ठीक है, अब PTCL की तारें वहाँ पे बिछ सकती हैं कि नहीं, गैस के पाइप वहाँ पे जाने हैं, वहाँ पे खंबे लगने हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये LDA को देखना पड़ता है। क्योंकि एक प्लानिंग पास कर दी आपने तो ये सारे डिपार्टमेंट उसके साथ मुतासर होंगे। आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है, सुई गैस पहुँचानी है, टेलीफोन पहुँचाना है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बनेगा, सड़क वहाँ पे पहुँचानी है। LDA इतना रिस्क नहीं लेता। एक डायरेक्टर LDA को पैसे खा के साइन कर देगा तो ये सारे डिपार्टमेंट को फिर पैसे खिलाने पड़ेंगे इतने ज़्यादा। समझ रहे हो ना? तो इसमें ज़रा देखभाल के किया जाता है। तो ये सारी आपने होमवर्क करके आनी है। फिर उसके बाद आते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी। कानून साजी, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कानून साजी क्या की जा सकती है? एम्प्लॉयज़ रिटेंशन के लिए, कि एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने हैं, आप एम्प्लॉयज़ को धक्के मार के निकाल नहीं सकते। कोई भी कारोबार बैंक से लोन लेके बंद नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉयज़ को अगर निकालना है तो पहले उनको 1 महीने का नोटिस दो, ठीक है, और अगर एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करना है तो उसको 2 महीने की सैलरी दो, ठीक है। इसके ऊपर कानून साजी की जाती है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेजिस्लेशन। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेजिस्लेशन। Organization must comply with appropriate legislation. Failure to do so could result in fines, closure, bad publicity, and loss of customers.
अगर आपने उस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट काम किया तो आपको फाइन किया जाएगा, हो सकता है आपके बिजनेस को ताला मार दिया जाए, ठीक है। और जब भी पुलिस रेड करती है तो बैड पब्लिसिटी हो जाती है, मीडिया उछालता है उसकी खबरों को, तो जिससे गुडविल ख़राब होती है। मोस्ट इंडस्ट्रीज हैव स्पेसिफिक लेजिस्लेशन दैट दे हैव टू कंप्लाई विद। फूड लेबलिंग इन द फूड इंडस्ट्री, मतलब क्या होता है? फूड इंडस्ट्री है, खाने वाली कोई भी चीज़ है उसके ऊपर प्रॉपर लेबल करो कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या मिक्स किया हुआ है आपने, ताकि कस्टमर पढ़ के खा सके, उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम ना आए, उसको एलर्जी ना हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात? However, there are number of pieces of legislation that apply to most or all organizations. Basically, direct legislation का एक ही पर्पज होता है, इकोसिस्टम सेफ रहे हमारा, इकोसिस्टम हमारा सेफ रहे। इकोसिस्टम क्या होता है? बचपन में शायद पढ़ा हो आपने। इन्वायरमेंट, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। आजकल तो डेटा प्रोटेक्शन भी आ गया इसमें, ये भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर आप फीमेल स्टूडेंट्स का डेटा लीक हो जाए, आपके घर के एड्रेसेस, फ़ोन नंबर लीक हो जाए, आपके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ लीक हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को? लोग फ़ोन कर करके तंग कर सकते हैं, हरास कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। हेल्थ एंड सेफ्टी, आप लोगों को ऐसे इन्वायरमेंट में रखा हुआ है जहाँ पे आप सेफ हो? आपको डर तो नहीं है यहाँ पे आके कोई लूट के जाएगा? क्योंकि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बाहर सिक्योरिटी होना ये मस्ट है। अगर उनके बाहर सिक्योरिटी नहीं है तो पुलिस एसएचओ आके बंद करवा सकता है आपका इंस्टीट्यूट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या आपको हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपके दीन के ख़िलाफ़ हैं? क्या आपको वैसे कर रहे हैं जो आपके नॉर्मल नॉर्म्स या कल्चर के ख़िलाफ़ है? क्या मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे आप एथियस्ट हो रहे हो, अपने दीन से दूर हो रहे हो, या आप गलत चीज़ सीख रहे हो मुझसे? तो इसका मतलब आप भी प्रोटेक्टेड, आप जो कंज्यूमर हो हमारे वो भी प्रोटेक्टेड हो। इसी तरह जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो उसमें सूअर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ मिलावट वाली कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन खतरे में पड़ जाएगी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन खुद करना है, होमवर्क है। क्या हुआ बेटा? ग्रुप बना हुआ है ना आपका, मैं उसमें ऐड हूँ, उस ग्रुप में ना मैसेज कर दीजिएगा, मैं ये बुक भेज दूंगा आपको। है तो फिर वो ले लीजिएगा बेटा वहाँ से। एम्प्लॉय रिटेंशन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, नॉट रिटेंशन। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन में देखो क्या होता है, एम्प्लॉय हमारा स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट का। यार बादो मुक जाएगा मेरा पुत्र, पढ़ लेने वाले। एम्प्लॉय गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर है बेटा। एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं या एम्प्लॉयर? एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं। एम्प्लॉय खुश होगा तो वो वोट दोबारा देगा गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ नहीं लेके आएगी तो कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल देगा। अगर क्रिसेंट ने मुझे आज टर्मिनेट करना है ना, तो ये मुझे 2 मंथ की सैलरी देगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊँगा, या मैं अपने सोशल मीडिया पे इनके अगेंस्ट वीडियो लगा दूंगा बना के कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो इनकी बदनामी होगी। हाँ, मेरी मशहूरी होगी कि वाओ। और अगर तेरे जैसे 2-4 लड़के मेरी तरफ आ गए, ठीक है, जो मेरे हक में बात कर दें कि हमारे सर के साथ ज़्यादती हुई है, आएंगे तो नहीं, मिसाल दे रहे हैं हम, तो यार नहीं नहीं ये सानू भैड़ियां गल्लां सिखांदा सी, चंगा कीता नूं कड्ढिया। हम आपके साथ हम आपके साथ तो की करा, दस की करा, हम आपके साथ है कदम बढ़ाऊँ, क्या करूँ कदम बढ़ा के? ठीक है, तो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि एम्प्लॉयज़ के साथ साथ उनकी फैमिली स्टेक पे लगी हुई है। मिसाल लेते हैं, ये मुझे निकाल देते हैं, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, मैं जाके अपनी वाइफ को बताऊंगा दे टर्मिनेटेड मी, तो वो क्या सोच के रखी होगी, ओहो मैंने इतने इतने पैसे यहाँ 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 लगाने थे, अब कैंसिल, तो उसकी लाइफ में सुकून तबाह होगा, तबाह होगा ना। फिर वो क्या, मेरे ससुर का फ़ोन आ गया, हाँ भाई सुना, मैं क्या करता मैनू काम तो उन्होंने परेशानी देनी, मेरी धी नूं कित्थों खुआएगा, भुखा मार देगा, मैं पहले ही सोचा सी तेरे बारे, तू नकम्मा आदमी है, तू अपनी शक्ल वेख। समझ रहे हो बात को? ठीक है, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, बेटे की फ़ीस कहाँ से दूंगा अगले महीने की, घर का रेंट कहाँ से दूंगा अगले महीने का, बिजली का बिल कहाँ से दूंगा अगले महीने का, ये सारी चीज़ें आएंगी बात। इसका मतलब मेरी लाइफ, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो निकालना किसी को ऐसे ही नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर कानून बनाए जाते हैं। सिंगापुर में आप एम्प्लॉय को 6 महीने से पहले नोटिस पीरियड पे नहीं निकाल सकते, अदरवाइज 6 महीने की सैलरी दो इसको। दुबई में 3 महीने की सैलरी है, निकालना है तो 3 महीने सैलरी दो। पाकिस्तान में 1 महीना या 2 महीने है शायद। पाकिस्तान देते ही नहीं। हाँ करते हैं, क्रिसेंट करता है। क्रिसेंट ने एक बंदे को टर्मिनेट किया, उसको 2 महीने की सैलरी दी।
नहीं एडमिन के बंदे थे जी बेटा। हाँ देखो वो फिर इंसानियत पे डिपेंड करता है। जैसे कोरोना में कई टीचर्स को निकाला गया था तो उनसे रिज़ाइन ले लिया गया था कि हम खुद रिज़ाइन करें, हमें निकाल नहीं रहे। एक महीने की सैलरी लेके रिज़ाइन ले लिया था। और रिज़ाइन में आपको ग्रेजुटी नहीं मिलती, प्रोविडेंट फंड होता है ना, वो नहीं मिलता आपको। तो कई बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ले रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, बीकन हाउस उसने किया था अपने टीचर्स के साथ। इतने रिच लोग हैं वो, उन्होंने कहा था इनको रेजिग्नेशन लो ताकि इनको प्रोविडेंट फंड ना देना पड़े। उनका 3-4 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड बना हुआ था टीचर्स का, नई टीचर्स को निकाल दिया था इन्होंने जबरी इस्तीफ़ा लेके। लेकिन अगर यही होता, दुबई होता, यही सिंगापुर होता, यूके होता, तो बीकन हाउस की मजाल थी ये करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ के बात को, आगे बढ़ेंगे। डिसमिसल, तो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन में डिसमिसल टॉप ऑफ द लाइन आता है 3.1 में, क्या आप किसी को डिसमिस नहीं कर सकते। अगर डिसमिस करोगे, रिड्यूसिंग देयर वेज विदाउट एग्रीमेंट, अगर आपने किसी को डिसमिस किया या उसकी वेज कम कर दी बिना एग्रीमेंट के, तो भाई साहब आपको क्या होगा, फाइन होगा, आपके खिलाफ केस हो जाएगा कोर्ट में। अलाउइंग देम टू बी बुलिड और हरास्ड इन अ वर्क प्लेस, भाई साहब अगर आपने फीमेल स्टाफ को हरास किया या मेल स्टाफ को भी हरास किया या उनको बुली किया, तो तब भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल होगा, क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में दो चीज़ें आती हैं, या तो आपका बिजनेस लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, ये भी कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल होता है, या आप एम्प्लॉय को तब डिसमिसल कर सकते हो जब उसकी गलती हो, और गलती लीगली होनी चाहिए, इलीगल गलती नहीं। गलती क्या होनी चाहिए, आप सारे स्टूडेंट कहते हो सर मज़र हरास करते हैं हमें, मिसाल है तो चारों लड़कियां चली जाती हो आप कि सर मज़र हरास करते हैं, इस बेस पे मुझे निकाल दिया जाए तो मैं केस हार जाऊंगा, क्योंकि आप फिर वो रिपोर्ट लिख के दोगे ना इनको, आपके साइन होंगे, अंगूठे होंगे, ये कोर्ट में पेश करेंगे, जी हमने लीगल ग्राउंड पे निकाला, बंदा ही सही नहीं सीएगा। ठीक है, चार लड़के चले जाएं सर मज़र हमें हरास करते हैं, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, सीएंगे आगे से, क्योंकि लड़कों को तो लड़का हरास नहीं ना करता पाकिस्तान की सोसाइटी में। ठीक है, आप में से कोई मेल स्टूडेंट चला जाए, सर मुझे लड़कियों ने हरास किया है, प्रिंसिपल क्या कहेंगे, यार तू एडा सोना तो नहीं है, इधर आना मेरा पहला मिनट सामने मेरे बैठ, तेनों कुड़ी ने हरास कर छेड़े, तो उसको भी सोना है, कभी सुने आज तक वर्क प्लेसेस पे सुना है अक्सर कि लड़कियों ने लड़कों को हरास किया हो, मैं नहीं सुने नहीं यार। नहीं ये नहीं कि मेल्स को भी यानी बॉस की तरफ से या अगर हाँ वो हरास, वो बुली करते हैं, ओवर बर्डन कर देते हैं, काम करवा करवा के हेल बना देते हैं लाइफ को। Organization usually dismisses workers by terminating their contract. Sometime employee may resign because their employer has breached the terms of their contract of employment. तो तब जायज़ है, अगर आपने मेरा एग्रीमेंट तोड़ा तो मैं रिज़ाइन कर जाऊंगा। जैसे इससे पहले इदारे में था तो मैंने रिज़ाइन कर दिया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ 22 हो गए थे, वो उनके एक डायरेक्टर बल्कि 2 डायरेक्टर थे, 22 हो गए थे, ज़्यादा ही 22 हो गए थे। तो मैंने कहा लेट इट गो, भाड़ में जाओ। आपको पता कैसे लगा? पता चल जाता है, मेरे जो मेरे कोर सब्जेक्ट है मुझसे ले लिए जाए, मुझे बकवास बकवास सब्जेक्ट में लगा दिया जाए, तो अपेरेंटली नज़र आ रहा होता है व्हाट दे वांट, वो यही चाहते हैं यू शुड गो। ठीक है, और फिर मेरे खिलाफ लड़कियों में बातें फैला दी जाए कि ये ठरकी है, मुझे ये बड़ा फेस करने को मिला था, और मैं 2 साल फेस करता रहा हूँ ये चीज़। मैं क्लीन शेवन था बस इसी बात के ऊपर, ये मदर सर मदर ठरकी हैं, और लड़कियों में बात तो ऐसे फैल जाती है, हाँ ग्रेप वाइन है, फ़ौरन फैलती है बात। आप जाके नीचे को कॉमन रूम में सर मदर ने ये वाली बात की थी, अपने से झूठ बोल दो, ओके कि हाँ। नूर एक काम करे, गुड़िया का नंबर मेरे नाम से सेव करे, इसको को मुझे पुट्ठे सीधे मैसेज भेजो, नीचे जाके दिखाई देखो सर मदर ने मुझे मैसेज भेजे हैं। हाँ लड़कियों ने कहा हाँ हमें पहले ही पता था ना, कभी इसको नमाज पढ़ते देखा तो दाढ़ी भी नहीं है, और ऊपर से हीरो बन के आता है, पैंट शर्ट पहन के आता है, शलवार कमीज तो पहननी नहीं है इसने। शुरू हो गया बस काम, बस चढ़ गई गुड्डी। तो ये तो बड़ा आसान है पाकिस्तान में। एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल इंक्लूड एम्प्लॉय रिजाइनिंग ड्यू टू देयर, रिड्यूसिंग तब कर देंगे, और नंबर 2 लेकिन केस होगा इस पर, अगर तो रिज़ाइन नहीं करते टर्मिनेट कर दिया जाता है तो फिर केस होगा, अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो तो कोई केस नहीं है, चिल करो। हाँ नहीं, तब क्योंकि आपने अपनी मर्जी से की है ना। ठीक है, अंडर द एम्प्लॉयमेंट राइट एक्ट इन द यूके, टू बी फेयर एन एम्प्लॉय मस्ट हैव बीन डिसमिस्ड वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, दे लैक द कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, तब उसको निकालो।
उसने सीवी पे लिखा था मैं केपेबल हूँ। गुड़िया क्या लिखा था? लेकिन वो केपेबल, वो क्या निकला? इनकॉम्पिटेंट निकला, झूठ लिखा हुआ था, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो, कोई केस नहीं होगा। दे वर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, डिसऑनेस्टी और थेफ्ट। उसने इलीगल हरकत की, चोरी चकारी की, हरासमेंट की, बुली की अपने कोलीग्स को, कोलीग्स के साथ इनह्यूमन बिहेव किया, निकाल दो। द जॉब वाज रिडंडेंट, जिस मकसद के लिए रखा था वो काम पूरा हो गया, जॉब खत्म, निकाल दो, कोई केस नहीं है। यानी जैसे कई कंपनीज अपने कॉल सेंटर्स को खत्म कर देती हाँ, ख़त्म कर देती हैं, काम ख़त्म तो कोई केस नहीं होता, वो एग्रीमेंट में लिखा होता है कि रिडंडेंसी के वक्त आप हम पे केस नहीं कर सकते, हम आपके देनदार नहीं होंगे। रिडंडेंसी कहते हैं मैंने एम्प्लॉयज़ को हायर किया घर बनाने के लिए, घर बन गया, एम्प्लॉय फारिग। प्लाजा बनाना था, मैंने टीम को हायर किया, प्लाजा बन गया, अब जाओ, मैं क्या करूँ? तो वो केस नहीं ना करते। दे वर डिसमिस्ड फॉर लीगल रीजंस, फॉर एग्जाम्पल सम जॉब रिक्वायर एम्प्लॉयज़ टू हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया, मैंने कहा था मैं आपको तब जॉब क्रीसेंट में रखूंगा अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैंने पता करवाया, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया, तो फिर क्या होगा? टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑनलाइन वालों, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। है।